आइए, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी आर्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि अभी मेरा सीरीज चल रहा है दिल्ली सल्तनत वाला, और गुल खिले तो सांस लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोधी वंश का ये सब हमको एक एक करके करना है। फिलहाल हम गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में पूरा कर चुके हैं और अब हम तुगलक वंश के बारे में करने वाले हैं। तो पहला शासक जो गयासुद्दीन तुगलक होता है और मोहम्मद बिन तुगलक के फादर होते हैं, उसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था। पर ये लिया था कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो पिता होता है, बचपन में इसका नाम जौना खा रहता है। ये अपने पिता के स्वागत के लिए जब बंगाल से वापस आ रहे थे, बंगाल से वापस लौट रहे थे, लौटते वक्त इन्होंने क्या किया था, दिल्ली के पास एक महल का निर्माण करवाया था, लकड़ी का महल, और उसमें ये गिर जाते हैं और गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु हो जाता है। मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक बन जाता है शासक, और शासक बनने के बाद यही अब राजपाट को चलाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जब शासक बनता है तो इससे कई क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है। पहला क्वेश्चन कि दिल्ली का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान, सबसे पढ़ा लिखा शासक। दूसरा, जितना तेज तर्रार उतना ही मूर्ख, सबसे मूर्ख, सबसे मूर्ख। कुल मिलाकर के सबसे पढ़ा लिखा होने के साथ ही सबसे मूर्ख की श्रेणी में इसी को रखा गया है। ये अपने सन की भरी योजनाओं के लिए जाना जाता है, सन की भरी योजनाओं के लिए, योजनाओं के लिए ये क्या होता है, जाना जाता है। और इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो कालखंड होगा 1320 से लेकर के 1351 तक, इन कालखंडों के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। और इनका 26 ईयर्स का एक पीरियड है, और इस 26 साल के बारे में दिल्ली सल्तनत को पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसके बारे में जानकारी जियाउद्दीन बर्नी का एक किताब है, तारीख-ए फिरोज शाही। और दूसरा, इनके शासनकाल में मोरक्को यात्री आया था इब्न बतूता, जो अपनी घटनाओं को यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखा है। उसका नाम है किताब उल रेहला, या इसको हम रेहला कहते हैं। रेहला में ऐसा बात कहा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कश्मीर एवं बलूचिस्तान को अगर छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण हिंदुस्तान इसके कब्जा में रहता है। और ये बात बताता है कौन, मोरक्को यात्री इब्न बतूता, कि कश्मीर और बलूचिस्तान को अगर छोड़ दें तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन इतना बड़े क्षेत्रों पे फैला हुआ था। ऐसा हो भी कौन, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जब मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जब मोरक्को यात्री इब्न बतूता आता है तो आने के साथ ही ये 1333 ईस्वी में इसको क्या करता है, दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। हालांकि ये 1333 ईस्वी में आता है और आने के कुछ वर्ष बाद इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है। काजी का मतलब होता है न्याय का अधिकारी, न्याय का अधिकारी। इसीलिए कहा गया है मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, काजी का मतलब होता है न्याय का अधिकारी। दूसरा, 1342 ईस्वी में राजदूत बना करके इसको चीन भेजा जाता है। तो ओवरऑल देखें, जिस व्यक्ति को इतना मोहम्मद बिन तुगलक राज दरबार में सम्मान देगा, उसकी पद की गरिमा को बढ़ाने वाला ओहदा देगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसके बारे में अच्छा बात लिखेगा ही। बात जो भी हो, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल हम देखते हैं, उस समय में बंगाल इसके कब्जा में रहता है, बनारस जो कन्नौज वाला इलाका रहता है वो उसके कब्जा में रहता है, संपूर्ण बिहार कब्जा में रहता है, दक्षिण भारत उसके कब्जा में रहता है। लेकिन समझने वाला बात है, यही वो मोहम्मद बिन तुगलक का काल होता है जिस समय में कई राज्यों का उदय होता है। जैसे सबसे पहला राज्य होता है विजयनगर, विजयनगर, उसके बाद होता है बहमनी, उसके बाद होता है जौनपुर, जौनपुर, उसके बाद होता है मालवा। तो विजयनगर राज्य का स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने कर लेता है, फिर मालवा, फिर जौनपुर, फिर बहमनी, इन सभी राज्यों की स्थापना किया जाता है। तो विजयनगर और मालवा यहाँ पे दो हिंदू राष्ट्र होता है, जबकि बहमनी और जौनपुर यहाँ पे मुस्लिमों का शासन होता है। ध्यान से समझिएगा, ये जो बहमनी राज्य होता है इसमें कुल मिलाकर के 5 राज्यों का एक संघ रहता है। कौन कौन, तो अहमदनगर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बीदर।
ध्यान से समझिएगा, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बीदर इतने राज्यों से मिल करके ये बहमनी राज्यों का एक संघ बनता है। और विजयनगर ये एक अलग हिंदू राज्य रहता है। जौनपुर और मालवा जैसे राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही छिटक जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहना कि इब्न बतूता ये कह रहा है कश्मीर, हाँ, कश्मीर से लेकर के कश्मीर एवं बलूचिस्तान को अगर छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण हिंदुस्तान इसके कब्जे में रहता है। ये बात सरासर झूठ है और झूठ इसी लिहाज से है क्योंकि हम देखते हैं कि विजयनगर छिटक गया, अहमदनगर छिटक गया, गोलकुंडा, बरार, बीदर, बहमनी राज छिटक गया, जौनपुर, मालवा ये सभी अलग हो जाते हैं। तो ये कहना कि केवल कश्मीर और बलूचिस्तान को छोड़ दे तो संपूर्ण भारत इसके कब्जे में अर्थात तुगलक के कब्जे में है, मोहम्मद बिन तुगलक की ये बात गलत है। चलिए ये बात यही खारिज होगा। आगे हम चलते हैं। देखिए इसके बारे में जानकारी मिलता है बर्नी के लेख तारीख-ए-फिरोजशाही से। तारीख-ए-फिरोजशाही में मोहम्मद बिन तुगलक के कुल 5 योजनाओं का जिक्र किया गया है। द्वाब में कर वृद्धि, सांकेतिक राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान और कनर से लग गया। ये 5 योजना ध्यान से समझिए। द्वाब में कर वृद्धि जैसे गंगा और यमुना इन पहले रीजन में क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने जब अकाल पड़ा था तो उस समय पगलवा जो है ये कर में वृद्धि कर दिया, कर में वृद्धि किया। अब कृषि कर में वृद्धि करेगा तो अब ऐसी बात है जनता कर नहीं दे पाएगी और राज्य में इसके खिलाफ विद्रोह उत्पन्न होगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही, कर नहीं मिला और ये जो अपना एक शासक का धब्बा था वो अपना लगा लिया कि ये शासक क्रूर है। दूसरी बात, राजधानी परिवर्तन। इन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद या उसी को देवगिरी कहा जाता है वहाँ पे परिवर्तन करना चाहा और जेठ की दोपहरी में कुल मिलाकर के मई जून का महीना में, और मई जून के महीना में तो दिल्ली में तो वैसे ही कहता है दिल्ली की गर्मी और दिल्ली की ठंडी अपने कारनामों से मशहूर होता है। एक तरफ खुली हिमालय का जो दर्रा होता है उधर से आता है हवा और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि शीतलहर जो है वो भी आता है। और गर्मी में चूँकि वो शहर है और सबसे ज़्यादा दिल्ली का घनावट वाला शहर है, खनिज है, तो वहाँ पे हीट वेव चलता है अर्थात जो पक्का होता है ना, पक्का ही गर्मी को जनरेट करता है। सूर्य शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में गर्मी लेता है, नीचा पे पड़ता है, वही गर्मी को बड़ी देर तक रखे रहता है और रात तक गर्मी रहता है। तो यहाँ दिल्ली का टेम्परेचर कभी कभी 48, 50, 51 तक भी पहुँच जाता है और ठंडी में देखते हैं तो -3, -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। उस समय भी यही हुआ करता था और दिल्ली एक कीकर वाला प्रदेश है, कुरुक्षेत्र के सटा हुआ है और उस समय भी जब है वो कीकर प्रदेश के रूप में ही जाना जाता था। वहाँ पे कीकर ही अर्थात बबूल के पेड़ पाए जाते थे पहले भी। तो इस प्रकार से दिल्ली से राजधानी परिवर्तन करके ले गया देवगिरी, और वो जानते हैं देवगिरी उसका मेन मकसद था कि वो सेंटर में आ जाएगा, वहाँ पे भारत पे शासन करना आसान होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और एक बार गया और दूसरी बार वहाँ से वापस आया, पूरा जनता बीच में टपक गया और बात खत्म हो गया। कुल मिलाकर के एक तो ये थियोरी है। दूसरा थियोरी है कि अमीर लोग से इसकी पटती नहीं थी और अमीर लोग चिट्ठी में इसको गाली लिख के भेजता था कि पगला गया, सना गया, भाग गया इधर, लेकिन खत्म हो गया। आगे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। देखिए ये ऐसा पगला आदमी था, हालांकि भारतवर्ष में कई तरह के सिक्के पाए गए हैं। सबसे पहले अगर हम सिक्का की बात करें, सिक्का के विकास का, तो सिक्का के विकास में सबसे पहले आया फूटी कौड़ी, फूटी कौड़ी के बाद आया कौड़ी के बाद आया सीप के बाद आया दमड़ी या इसी को चमड़ी का सिक्का बोलते हैं। उसके बाद आया आना के बाद आया पैसा के बाद आया रुपया के बाद अब हम देखते हैं अलग डॉलर का बात करते हैं। अब तो क्रिप्टो करेंसी का बात किया जा रहा है। क्या क्रिप्टो करेंसी का बात किया जा रहा है? बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी है, ये सब है क्रिप्टो करेंसी का टाइप है। तो ये जो फूटी कौड़ी, सीख, दमड़ी, चमड़ी, आना, पैसा, रुपया, डॉलर, ये और क्रिप्टो करेंसी, ये सब जो है ये पैसा का विकास कर रहा है। ये जो बुर्बक आदमी था, बुर्बक आदमी करता क्या है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने के क्रम में इन्होंने जो राज्य में सोना चांदी का सिक्का था उसको हटा करके बोल देता कि टोकन मनी आओ। जैसे मेरे पास अगर सिक्का है तो जितना सिक्का का मूल्य होता है उस मूल्य से एक्चुअल मूल्य कम होता है और यही होता है टोकन मनी। तो लोग जितने भी थे नकली सिक्का बनाना शुरू कर दिया और
बनाना शुरू किया तो पाबंद लगाया, लेकिन जब जो सिक्का नकली मार्केट में आ गया था उसको ये राजकोष में ले लिया, उसके बदले ओरिजिनल सिक्का दे दिया, फलता राजकोष खाली हो गया और ये योजना इसका फेल हो गया। आगे खुरासान अभियान, कराची अभियान, ये दोनों सैन्य से संबंधित योजना है और इससे पैसा अग्रिम दे दिया सेना को, लेकिन जैसे ही वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो गया चाइना वाले क्षेत्रों में तो ये योजना धरा का धरा रह गया और ये दोनों योजना क्या है, असफल हो गया। तो इस प्रकार से बर्मी ने जो 5 योजना का बात किया है, दुआ में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान और कराची अभियान, ये सभी के सभी फेल हो गए। यही कारण है कि इतिहास में इसको सबसे ज्यादा मूर्ख और सबसे सनकी भरी योजनाओं के लिए जाना जाता है। आगे बात करते हैं, ये कुछ इन्होंने काम किया। काम क्या किया तो कृषि विभाग के लिए इन्होंने दीवान ए कोही नाम का एक विभाग की स्थापना करता है और ये कई मरतबा क्वेश्चन में पूछा है, स्टार मार के याद रखना है। दीवान ए कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक करता है और ये कृषि से संबंधित होता है। इसके बाद अकालग्रस्त कृषकों के लिए इन्होंने तकावी ऋण की सुविधा प्रदान किया। कौन सा ऋण? तकावी ऋण। दूसरा, कुआं खोदने, बीज एवं हल खरीदने के लिए सोनधर ऋण दिया। तो याद रखिएगा, तकावी ऋण अकाल के समय में कृषकों को दिया गया एक प्रकार का सहायता था। दूसरा, कुआं खोदने, बीज और हल के लिए भी एक प्रकार का सहायता था, ये सोनधर ऋण था। तो कृषि ऋण में 2 याद रखना, एक तकावी और सोनधर ऋण देने वाला शासक मोहम्मद बिन तुगलक ही था। इसके अलावा इन्होंने मिस्र के अब्बासी खलीफा से स्वीकृति पर प्राप्त किया सुल्तान होने का, साथ ही इसके नाम से खुतबा पढ़वाया और सिक्का पर अपना नाम हटवा करके खलीफाओं का नाम ये लिखवाने वाला यही शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। इसके अलावा उस एवं जकात कर को छोड़ करके सारे कर को समाप्त कर दिया, जजिया कर इसके काल में खत्म हो गया था। इसके अलावा अपने दरबार में जैन विद्वान जीन प्रभासूरी और राजशेखर का स्वागत किया। इससे पता चलता है ये एक उदार किस्म का और धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक है। धार्मिक सहिष्णुता का ये पालन करता है। इसके अलावा हिंदुओं का एक त्यौहार होता है होली। होली में इन्होंने भाग लिया, रंग खेला। इस्लाम में रंग लगाना अच्छा बात नहीं माना जाता है और हमारे यहाँ तो रंग का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है खुशहाली के रूप में। जैसे जब हम खुश होते हैं तो कहते हैं हरा हरियाली है, जब हम क्रोध में आते हैं तो एकदम लाल लाल कर देंगे, मुंह लाल कर देंगे। और वैसे भी केसरिया रंग हमारी समृद्धि शक्ति का प्रतीक है। इसके अलावा जब हमारे यहाँ बेटियों का शादी होता है तो रंग का इतना महत्व है कि लाल जोड़े में ही हम भेजते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें समृद्धि हो, इसमें शक्ति आए और इसमें वंश वृद्धि करने का ये जज्बा हो। तो कुल मिलाकर के यही सब है। रंग का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रभाव है और रंग का मस्तिष्क पे भी प्रभाव होता है। तो इन्होंने इस्लाम में रंग बनाने से मना ही है, लगाने से मना ही है, लेकिन होली के त्यौहार में ये जाता है और ये उदार शासक के रूप में काम करता है। उदार इन द सेंस ऑफ कृषि के लिए तकावी ऋण, सुधार ऋण देता है, धार्मिक सहिष्णुता और साथ ही साथ होली में जाता है, इससे उदारता झलकता है। इसके बारे में देखिएगा, जब ठट्टा के पास ये आक्रमण करने जाता है तो सिंध में एक इलाका है ठट्टा, सिंध में ही पड़ता है ठट्टा, वहाँ पे इसको कुछ लोग मिल करके मार देता है और ये 1351 के आसपास रहता है। 1351 ईस्वी में मृत्यु जब हो जाती है तो बदायूं इसके बारे में लिखता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गया। कुल मिलाकर के ये सनकी भरी योजनाओं के लिए जो ऐसा काम किया था, इसके लिए बदायूं लिखता है जब वो मरता है तो सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गया। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, मोहम्मद बिन तुगलक। इससे क्वेश्चन बनता है, एक बार वीडियो देख लीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।